स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आज हम 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लेंगे। उसमें हमारे पास गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? तो पहला जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखनी है पैरेलल लाइंस की लिखनी है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये देखो मैं फिगर बना रही हूँ, ये पैरेलल लाइंस है। क्यों है ये पैरेलल लाइंस? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एवरी पॉइंट इट इज इक्वल एंड दे आर ये पैरेलल लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, सो इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टू स्ट्रेट लाइंस which do not intersect at any point anywhere are called parallel lines। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कौन सी अनडिफाइंड टर्म जो है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? यहाँ पर कोई ऐसी टर्म्स हैं जो पहले डिफाइन करनी पड़ेंगी इस डेफिनेशन से पहले। व्हाट आर दे? वो कौन सी टर्म्स हैं और हाउ माइट यू डिफाइन देम? जैसे यहाँ पर पॉइंट है, लाइंस है और स्ट्रेट लाइंस है, तो ये ऐसी टर्म्स हैं जिनको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट which has no part, ठीक है? या ब्रेथलेस जो होता है, इसका कोई जैसे यहाँ पर पॉइंट है, इसके हम कोई और पार्ट नहीं कर सकते, ये पॉइंट जो है ऑन द प्लेन है। और सेकंड जो है लाइंस क्या होती हैं? ए लाइन इज ए ब्रेथलेस, ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। लाइन की क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ। उसकी कोई विड्थ नहीं होती। आप कोई भी स्केल से उसका जो एज है, आपको एज से आप कोई भी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई विड्थ नहीं होता। सो लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। और अगला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? ये कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज हुई हैं, अनडिफाइंड टर्म, तो पहले हमें इसे जानना भी जरूरी है। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन which lies evenly with the point on itself, आप स्ट्रेट लाइन जो है कोई भी पॉइंट से, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और उसको इंडेफिनेटली हम लाइंस को तो क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच डोंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट एनीवेयर आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन में कौन सी अनडिफाइंड टर्म थी? नंबर 1 पॉइंट था, सेकंड हमारा लाइन था और थर्ड हमारा स्ट्रेट लाइन था। तो ये अनडिफाइंड टर्म्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है। इसका ये फर्स्ट पार्ट था। हमारा सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर्स लाइन। परपेंडिकुलर्स लाइन क्या होता है? ये चैप्टर जो है हमारा थियोरेटिकल है, पर अगर टर्म समझ में आ जाती है तो ये चैप्टर हमें समझ आ जाता है। परपेंडिकुलर्स लाइन क्या होती है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस फॉल्स and making an angle 90 degree it is called perpendicular line। तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। two straight lines are said to be perpendicular
are said to be perpendicular when they intersect and making an angle 90 डिग्री। जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो 90 डिग्री का एंगल जो है फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर कौन सी टर्म्स जो है वो हमारी यूज हुई हैं? एक तो हमारी लाइंस यूज हुई हैं, एक हमारा एंगल यूज हुआ है। और परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है कि ये 90 डिग्री का फॉर्म होता है, हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। लाइन की डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन कर दी थी। एंगल क्या होता है? जब हम टू रेस को डाइवर्ज करके एक कॉमन पॉइंट जो आता है दैट इज कॉल्ड द एंगल। टू रेस को ज्वाइन करने से जो उसका कॉमन पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड द एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन टू रेज मीट एट वन कॉमन पॉइंट दैट एंगल आर फॉर्म्ड इज, ये जो एंगल, ये जो वर्टेक्स है, ये जो फॉर्म्ड कर रहा है पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड द एंगल। तो ये डेफिनेशन हमारी पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की है। तो आगे हम करते हैं। अगला है हमारा, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये एक डेफिनेट लेंथ होती है टू पॉइंट्स के बीच में। ये जैसे मैंने दो पॉइंट लिए तो इन दोनों को ज्वाइन करने से ये जो हमारा पोर्शन है दिस इज द लाइन सेगमेंट। ये हमारा डेफिनेट पोर्शन होता है। ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। जैसे मैंने इसको इधर भी प्रोड्यूस किया, इधर भी प्रोड्यूस किया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का क्या है? ये ए बी जो है ये एक पार्ट है। ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, between two points is called line segment। तो यहां पर भी कौन सी टर्म हमें यूज करनी पड़ेगी? यहां पर भी लाइन की जो टर्म है वो यूज करनी पड़ेगी, और टू पॉइंट्स की मैंने आपको बता दी है और लाइन की भी अपने आप बता दी थी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपको डिफाइन करनी है। और नंबर 4 है आपका रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस क्या होता है? इधर देखो, ये आपका सर्कल है, ये सर्कल का आपका सेंटर है। सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द सर्कल आर कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ये जो लेंथ है कहाँ, ये लाइन सेगमेंट कहाँ से है? सेंटर से और ऑन द सर्कल पर। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर, from the center to the circle या on the circle are called the radius of the circle। यहाँ पर सेंटर पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक पॉइंट जो सर्कल के इनसाइड में होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट। ठीक है, और सर्कल जो होता है वो हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ए फिक्स्ड पॉइंट। जो फिक्स्ड पॉइंट से जो हमारा ये जो डिस्टेंस है ये जो बना है दैट इज कॉल्ड द सर्कल। और पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट भी यूज हुआ है, तो पॉइंट क्या होता है? विच हैज नो पार्ट, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट। तो आगे नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसी फिगर है इनक्लोज्ड बाय द 4 लाइन सेगमेंट्स whose each angle is 90 डिग्री
एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं और हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, इज नोन एज ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर की डेफिनेशन, ए क्वाड्रिलेटरल with 4 equal sides, and each angle measure is 90 degree is called square। तो यहाँ पर हमारी क्या क्या टर्म यूज हुई है? एक तो क्वाड्रिलेटरल यूज हुआ है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? रीजन बाउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और एंगल जो है, एंगल टर्म यूज हुई है, तो एंगल के बारे में मैंने बताया था कि दो रेज जो हैं व्हेन दे मीट एट द वन पॉइंट, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, दैट ये जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड द एंगल। ये इसकी नॉन टू कॉमन आर्म्स होती है, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो, द इंक्लाइनेशन बिटवीन द टू रेज, द इंक्लाइनेशन बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन मीट एट द कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड द एंगल। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल और स्क्वायर से रिलेटेड थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमारा दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। एक तो ये दे रखा है गिवन एनी, ध्यान से देखना, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मैं साथ साथ ही एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको लिखने के बाद, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, there exists a third point, there exists a third point C, which is in between A and B, जो कि A और B के बीच में है। इधर देखो इसका मीनिंग क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट थे ए और बी, और इसके बीच में एक थर्ड पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये तो पहली लाइन का मीनिंग है। और सेकंड का क्या मीनिंग है, देयर एग्जिस्ट at least 3 points that are not on the same line, इसका क्या मतलब है? पहले ये दो लाइनों का मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पर अब ये दो पॉइंट तो दे रखे हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट, लेकिन जो सी पॉइंट है वो उसके ऊपर सेम लाइन पर नहीं है। और अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? क्या ये जो दो पोस्टुलेट्स थे, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? नहीं, इसमें कोई भी, यस, इसमें जो था क्वेश्चन का जो आंसर था, यस, अनडिफाइंड टर्म जो थी वो लाइन और पॉइंट्स थी। जो अनडिफाइंड ऑन द सेम लाइन, वो सेम लाइन पर नहीं है, इट मीन सी जो है वो मैंने बाहर शो कर दिया। तो ये जो दोनों पोस्टुलेट्स थे, क्या इसमें अनडिफाइंड टर्म्स थी? तो यस, देयर आर अनडिफाइंड टर्म्स। कौन सी थी अनडिफाइंड टर्म्स? अनडिफाइंड टर्म जो थी वो पॉइंट्स और लाइन था। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि are these postulates consistent? Yes, these postulates are consistent because they both refer the different situation। जो पहले वाले थी उसमें C पॉइंट इन बिटवीन था और सेकंड वाले में C पॉइंट मैंने बाहर शो किया हुआ था। तो बोथ दी स्टेटमेंट डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स, ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रही हैं ये स्टेटमेंट।
ये किसको फॉलो कर रही है? ये एक्सियम्स को फॉलो कर रहे हैं। तो कौन सी एक्सियम्स को फॉलो कर रहे हैं? अगर दो पॉइंट्स होते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ए यूनिक लाइन कैन पास थ्रू देम। इनमें से एक यूनिक लाइन जो है वो क्या करती है? पास करती है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए पॉइंट C lies between 2 points, ये ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB, और इसको एक्सप्लेन बाय यूजिंग द डायग्राम। आपको डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन करना है। इफ ए पॉइंट C बिटवीन 2 पॉइंट, अगर C पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट AC जो है अगर BC के बराबर है, ये गिवन है हमें, तो हमें ये प्रूव करना है AC इक्वल टू हाफ AB। अब ये C पॉइंट जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? AB के बीच में लाई कर रहा है। तो AC हमारा BC के इक्वल है। तो एड बोथ साइड AC। अगर मैं दोनों साइड AC प्लस कर देती हूँ, आपका एक्सियम फर्स्ट था व्हेन इक्वल आर एडेड टू इक्वल, फर्स्ट एक्सियम्स था इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, the equals are added to equals, then the both sides are equal, होल भी लिख सकते हो, when equals are added to equal the whole are equal। अब मैं दोनों साइड AC ऐड कर देती हूँ, मैंने BC में भी AC ऐड कर दिया और AC में भी AC ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा? AC में AC ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2AC, AC में AC ऐड किया हमारा आ गया 2AC, और BC में AC ऐड करेंगे तो हमारा आएगा AB। 2 को इधर ले जाएंगे तो AC इक्वल टू हाफ AB। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। दोबारा देखो, इसमें हमने एक्सियम्स लगाई है। फर्स्ट एक्सियम्स लगाई है। फर्स्ट एक्सियम्स था हमारा when equal are added to the equal, things which are equal to the same thing are equal to one another, और एक हमारी ऐड वाली थी when equals are added to the equal the whole are equal, ये हमारी सेकंड थी। when equals are added to the equal the whole are equal, यहाँ पर होल ही लिख देते हैं, ये हमारी सेकंड एक्सियम्स थी। फर्स्ट तो ये था द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो मैंने AC जो है बोथ साइड ऐड कर दिया, AC BC के बराबर दे रखा था, तो दोनों साइड मैंने AC ऐड कर दिया। AC में AC ऐड किया डबल AC, और BC में AC प्लस किया तो हमारा आया AB। 2 को इधर ले गए तो AC हमारा आ गया हाफ AB। ये था हमारा क्वेश्चन 4। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है हमारा, इन क्वेश्चन 4, इसी क्वेश्चन ये जो 4 लिया था अभी हमने, इसमें हमारा C जो था वो मिड पॉइंट था, ठीक है।
और C is called the midpoint of the line AB. ये अभी हमने क्वेश्चन किया था. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. आपको ये प्रूव करना है कि केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट another midpoint D is also the midpoint of AB. ये हम लेट कर लेते हैं कि D जो है another midpoint है. तो अगर ये C midpoint है, ये हमारे पास था गिवन था हमारे पास C is the midpoint of AB. C अगर मिड पॉइंट है तो अभी हमने प्रूव किया था कि AC, पिछले क्वेश्चन में AC जो है वो हाफ AB के बराबर है. और अगर D मिड पॉइंट है, ये मैंने लेट किया है हमने, तो अगर D मिड पॉइंट है तो AD जो है वो भी हाफ AB है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट भी बराबर हो गई. AC AD के बराबर हो गया. तो क्या AC AD के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता. ये तब हो सकता है when D और C सेम पॉइंट हो, दोनों कंसाइड कर रहे हो D और C. It is not possible. It is possible only when C and D coincide each other. ठीक है. तो अगर ये कोइंसाइड करेंगे, ये सेम पॉइंट होंगे, तभी हमारा सिर्फ एक ओनली वन मिड पॉइंट ही हो सकता है, अनदर मिड पॉइंट नहीं हो सकता. तो ओनली आंसर क्या लिखोगे आप? द लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. ठीक है. दोबारा से ध्यान से देखो, मैंने इसको लेट कर लिया D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AB. मान लिया मैंने D जो है वो भी AB का मिड पॉइंट है, लेकिन गिवन हमें दे रखा था C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. गिवन क्या दे रखा था हमें? C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो अगर C मिड पॉइंट है तो AC जो है वो हाफ AB है. लेकिन अगर हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि D मिड पॉइंट है तो AD जो है वो भी हाफ AB हो गया. तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट भी बराबर है. तो क्या AC AD के बराबर हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन C और D बोथ हैव सेम पॉइंट होने चाहिए. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन C and D coincide each other. तो ओनली लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. This is the solution of question 5. Now we will take the question number 6. Question 6 है हमारा. क्वेश्चन 6 है. फिगर हमारे पास ऐसे दे रखी है, ध्यान से देखना. हमारे पास इस फिगर में AC जो है, ये इतना हिस्सा AC जो है वो BD के बराबर दे रखा है, ये गिवन है, राइट. तो AC जो है वो किससे मिलकर बना है? AB प्लस BC से मिलकर बना है. और BD किससे मिलकर बना है? वो भी BC प्लस CD से मिलकर बना है. ठीक है. तो अब इसे नंबर 1 दे दो. ये 2 है, ये 3 है. अगर AC BD के बराबर है, फर्स्ट वाले में ये गिवन था, अगर ये चीज इसके बराबर है तो ये साइड भी इसके बराबर हो जाएगी. देन AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD. तो अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट बोथ साइड
सब्ट्रैक्ट बोथ साइड BC, दोनों साइड में से BC सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों साइड में से, तो AB प्लस BC माइनस BC, और यहां पर भी BC सब्ट्रैक्ट कर दो, BC प्लस CD माइनस BC, इससे BC से BC कट गया, हमारे पास AB बराबर आ गया CD के। यही हमें प्रूव करना था कि AB जो है वो CD के बराबर है। आपका क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन में AC जो था वो BD के बराबर दे रखा था, और प्रूव करना था AB जो है वो CD के बराबर है। तो देखो दोबारा से बता रही हूँ, AC किससे मिलकर बना है, AB प्लस BC से मिलकर बना है, और BD किससे मिलकर बना है, BC प्लस CD से मिलकर बना है। तो अगर AC BD के बराबर है तो ये वाली साइड भी आपस में बराबर है, तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड BC। इसमें कौन सी एक्सियम्स लगी वो भी बताओ। व्हेन इक्वल और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये भी एक्सियम्स आपको बताई थी ना, ठीक है। तो मैंने ये इक्वल दे रखे थे, इक्वल में से दोनों साइड इक्वल थी, इक्वल में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, दोनों साइड इक्वल सब्ट्रैक्ट किया, BC सब्ट्रैक्ट किया, तो BC से BC कट गया, AB बच गया, और यहाँ पर बच गया हमारा CD। तो यहाँ पर यही आपको प्रूव करना था, AB बराबर आ गया CD के। और क्वेश्चन 7th है आपकी एक एक्सियम्स था आपका, एक्सियम्स 5 जो था उसमें दे रखा था, इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको एक्सियम्स 5 जो थी, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो था ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आप प्रूव करके दिखाओ। तो आप एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ये एक लाइन है AB, इसके मैंने पार्ट्स कर दिए, एक पार्ट कर दिया, यहाँ पर C पॉइंट ले लिया, एक D ले लिया, तो अब AC जो है वो भी AB का पार्ट है, तो AB जो है वो AC से बड़ा ही रहेगा ना, और AD जो है वो AB जो है वो बड़ा है AD से भी, और AB जो है वो बड़ा है BD से भी। चाहे मैं इस लाइन सेगमेंट के कितने भी पार्ट कर दूं, जो होल पार्ट AB है वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा पार्ट से, ये जो पार्ट्स किए हैं मैंने उससे हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो ये हमारी एक्सियम्स थी हमारी, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो इसका, जैसे हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स मिला के हमारा इंडिया बना हुआ है, तो हर एक स्टेट जो है वो पूरे होल इंडिया से क्या है, छोटा है। और या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि हर स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन से क्या है, हमारा जो इंडिया है वो हर स्टेट की पॉपुलेशन से क्या है, बड़ा है। तो हम इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक टम्बलर में जैसे 100 लीटर का कैपेसिटी है, तो अगर मैंने एक छोटा उसका 10th लीटर पार्ट ले लिया, तो इसका ये मान लो इसमें 100 लीटर की कैपेसिटी है, तो ये इसमें से ये 10 लीटर ले लिया हमने, पार्ट कर दिया इसका, तो ये 100 लीटर जो है, ये होल जो है वो 10 लीटर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एक मैंने ऐसे भी एग्जांपल दिया था, जैसे ये हमारा सर्कल है, अगर मैंने इसका ये वाला हिस्सा पार्ट कर दिया, तो ये जो पार्ट है, ये हमारा जो इतना पार्ट है वो पूरे सर्कल से क्या है, पूरे होल सर्कल से क्या है, सर्कल हमारा क्या है, बड़ा है, और ये पार्ट क्या है, हमारा छोटा है। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। तो दिस एक्सरसाइज इज अवर कंप्लीटेड नाउ। और 5.2 एक्सरसाइज के जो हमारी 5th पोस्टुलेट्स थी, उसी को इजी एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसे एक्सप्लेन करना है इजी ढंग से।
जो पहला क्वेश्चन है कि उसको आप इजीली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों फिफ्थ पोस्टुलेट से कंसर्न है। मैंने आपको फिफ्थ पोस्टुलेट्स बताई थी। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ऐसे बताई थी ना मैंने। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन, तो उसके एक साइड जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उन दोनों का सम अगर 180 से कम आता है, तो जिस साइड कम आ रहा है तो वो लाइन जो है वो प्रोड्यूस होकर एक पॉइंट के ऊपर हमारी मिल जाती है। ये थी हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट्स। तो इसको अब हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है हाउ यू विल रीराइट, पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो उसका आंसर लिखो। उसका सॉल्यूशन है हमारा, ये मैंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूं। दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, हमारा एवरी पॉइंट पर हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ना हमारा। तो यहाँ पर ये होगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको इजी बनाना पड़ेगा हमें। उसको इजीली कैसे हम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट से हमारा क्या होता जा रहा है, इस साइड पे कम होता जा रहा है। अगर ये पैरेलल लाइंस होती तो यहाँ पर अगर इसको ये कट कर रहा है तब ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम हमारा क्या आता, 180 आता। ठीक है, तब ये लाइंस हमारी पैरेलल होती। तो यहाँ यू और यू विल डू इट योरसेल्फ। तो इसका आंसर आप लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम, जो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। और दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका कोई भी मतलब कि ये कहीं पर भी जाके मीट नहीं करेंगी। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें एंगल 1 और 2 का जो सम है वो हमारा अगर लेस देन 180 डिग्री आ रहा है तब तो वो मीट करेंगी। और अगर पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो अगर हमारा 1 और 2 का सम 180 आएगा तो वो लाइंस क्या होंगी, हमारी पैरेलल्स होंगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइंस पर तब हमारा इंप्लाई होगा फिफ्थ पोस्टुलेट्स व्हेन 1 और 2 एंगल का जो सम है हमारा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। और अगर लेस देन 180 होगा तो ये पैरेलल लाइंस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर अब आपको कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2।